नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद 87 यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग आज अपने चैनल पर एक नई सीरीज़ प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस नए विषय की सीरीज़ जो है सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। विषय का नाम है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। यहाँ से सभी परीक्षाओं में आजकल प्रश्न देखे जा रहे हैं। अब तक पर्यावरण विषय से जितने भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम विस्तार से इस सीरीज़ में कवर करेंगे। आज की इस वीडियो में हम पर्यावरण क्या है, सतत विकास के धारणीय सिद्धांत यानी धारणीय विकास के सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, सौर विकिरण और जल चक्र के विषय में, वायुमंडल में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण गैसों के विषय में, प्राकृतिक संसाधनों के विषय में, इन सभी के विषय में प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, पर्यावरण किससे बनता है? कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, याद रखिएगा। जैविक, अजैविक एवं भू आकृतिक घटकों से मिलकर पर्यावरण बनता है। आसान भाषा में समझें तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं का समूह पर्यावरण के अंतर्गत आता है। पर्यावरण विषय के अंतर्गत समझें तो जैविक घटक, अजैविक घटक और भू आकृति से जुड़े जितने भी घटक हैं वे सभी मिलकर के पर्यावरण बनाते हैं। पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटक आपस में परस्पर क्रियाओं से जुड़े होते हैं और यह संपूर्ण पर्यावरण प्रक्रिया ही तंत्र जो है पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। तो यानी कि वायुमंडल में जितने भी घटक पाए जाते हैं वे सभी एक दूसरे से किसी न किसी क्रिया के द्वारा जुड़े हुए हैं। जैसे जल है और व्यक्ति है, जैसे कि तो आप लोगों को मालूम है जल व्यक्ति के लिए कितना महत्वपूर्ण है ना। तो इसी प्रकार की अनेक क्रियाओं के द्वारा ये सभी घटक आपस में किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं। पेड़ पौधे हैं, उन्हें बढ़ने के लिए मिट्टी की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है, प्रकाश की आवश्यकता है। यह पूरा तंत्र पारिस्थितिकी तंत्र भी कहलाता है, तो यह याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, जो आने वाली पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकताओं को पूरी करे, यह सिद्धांत कहलाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत के विषय में सभी को मालूम होना बहुत ही आवश्यक है कि यह जो सिद्धांत है हमारी आने वाली पीढ़ियों के विकास से जुड़ा हुआ है। तो धारणीय विकास अथवा सतत विकास क्या है, इसके विषय में देख लेते हैं। धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग करना, संरक्षण करना एवं उचित प्रबंधन करना है। जैसे हम उदाहरण के लिए ले लें, जल को ले लेते हैं। जैसे हम जल का उतना ही उपयोग करें जितनी हमें आवश्यकता है। कुछ लोग क्या करते हैं, जल का दुरुपयोग करते हैं, उसका अनावश्यक उपयोग करते हैं, जल को बर्बाद करते हैं, नलों को खुला छोड़ देते हैं, पानी बहता रहता है। इस प्रकार पानी का दुरुपयोग होता है, जबकि हमें मालूम है कि जल हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आज वर्तमान स्थिति में हम पानी की बोतल भी 20 से 30 रुपए में लेकर पीते हैं। पानी कितना महंगा हो गया है। और अगर यही कंडीशन रही, अगर हमने जल का दुरुपयोग बंद नहीं किया तो आने वाले समय में हमें पानी का एक गिलास 30 से 40 रुपए का मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। यही धारणीय विकास का सिद्धांत है कि जितनी भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनका हम उतना ही उपयोग करें जितनी हमें आवश्यकता है और उनका संरक्षण करें ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों को भी उनका उसी तरह लाभ मिल सके जैसे कि आज हमें मिल रहा है। आगे भी धारणीय विकास पर आधारित प्रश्नों में हम आगे और भी चीज़ें देखेंगे। धारणीय विकास के सिद्धांत को वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा वर्ष 1987 में अवर कॉमन फ्यूचर के नाम से प्रकाशित किया गया था। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि 1987 में इस धारणीय विकास के सिद्धांत को किस नाम से प्रकाशित किया गया, किसके द्वारा प्रकाशित किया गया। तो दोनों बातें याद रखिएगा, अवर कॉमन फ्यूचर के नाम से इसे प्रकाशित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जीवों की श्वसन क्रिया, जैव पदार्थों को जलाने एवं ज्वालामुखी क्रियाओं से कौन सी गैस कार्बन चक्र में बढ़ रही है?
तो यह पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक गैस है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। श्वसन क्रिया मतलब जो हम सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, तो यही श्वसन क्रिया है। ये सभी जीवों के द्वारा क्रिया की जाती है और श्वसन क्रिया रोकी तो नहीं जा सकती। तो कार्बन डाइऑक्साइड कम करने का कार्य किया जा सकता है। वह कैसे किया जा सकता है, हम यह प्रश्न में कवर करेंगे। प्रश्न में दी गई सभी क्रियाओं से कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के कार्बन चक्र में जुड़ती जाती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। कि स्वपोषित पौधे, स्वयं का पोषण करने वाले जो पौधे हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के समय कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो यहाँ पौधों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को कम किया जा रहा है और ऑक्सीजन को बढ़ाया जा रहा है, जो कि ऑक्सीजन सभी जीवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जीवनदायिनी गैस है। तो अगर हम चाहें कि कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर हम पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें पेड़ पौधों को लगा करके उनका संरक्षण करना आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो सभी जानते ही होंगे। पौधे जब अपने भोजन के निर्माण के लिए यह क्रिया करते हैं, उस दौरान कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सौर विकिरण की जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वह जल चक्र में है। किस प्रकार है, तो यह भी देख लेते हैं। जल चक्र में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है और जल का वाष्पीकरण करता है। सौर विकिरण द्वारा बर्फ़ को जल में द्रवीकरण होता है। जल चक्र हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। आसान सी भाषा में समझें और विकिरण का अर्थ है सूरज की जो गर्म किरणें हैं, जब बर्फ़ के बने पहाड़ों ग्लेशियर में पड़ती हैं तो वह बर्फ़ जल बनकर नदियों के माध्यम से बहने लगता है और यही नदियों का जल जब गर्म होता है तो वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा भाप बनकर उड़ता है, बादलों का निर्माण होता है और इन्हीं बादलों के निर्माण के बाद संघनन की क्रिया के दौरान फिर वर्षा होती है और जल वापस पृथ्वी पर पहुंचता है। जल चक्र के विषय में आपने छोटी क्लासों में पढ़ा भी होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अनेकों बार पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है, तो याद रखिएगा वायुमंडल की नमी पर निर्भर करती है वर्षा की मात्रा। वायुमंडल में जितनी ज़्यादा नमी होगी उतनी ज़्यादा वर्षा होगी। इसी वजह से वायुमंडल की नमी पर वर्षा निर्धारित है। वायुमंडल में नमी वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है। सभी प्रकार की वर्षा जैसे बूंदाबांदी, तेज़ वर्षा, बर्फ़बारी इत्यादि वायुमंडल में नमी में बढ़ोतरी के कारण बढ़ जाती है। यानी इनकी मात्रा जो है, अगर नमी बढ़ जाएगी तो वर्षा की मात्रा भी बढ़ जाएगी और इसी वायुमंडल की नमी से ही वर्षा की मात्रा को मापा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि, तो कई जो पौधे हैं जिनको रोपण करने के दौरान उनकी वृद्धि नहीं होती, उसका महत्वपूर्ण कारण है कि रोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम उनके नष्ट हो जाते हैं। मूल रोम तो आप सभी समझते होंगे, जड़ों में जो छोटे छोटे रोम होते हैं, बाल जैसे छोटे छोटे धागे से होते हैं, वही मूल रोम कहलाते हैं। ऐसा क्यों होता है यह भी देख लेते हैं। कुछ पौधों की प्रतिरोपण के दौरान मूल रोम नष्ट हो जाते हैं जिससे उनकी वृद्धि नहीं हो पाती। खेतों में उर्वरकों का उपयोग करने पर यदि शीघ्र ही जल की सिंचाई न की जाती या न की जाए तो मृदा विलयन में सांद्रता अधिक हो जाती है और जड़ के मूल रोम
जल के अवशोषण नहीं कर पाते, जल का अवशोषण नहीं कर पाते हैं और इस वजह से पौधे मुरझा जाते हैं। याद रखिएगा, जब पौधों को रोपा जाता है तो उनमें खाद वगैरह डाली जाती है और खाद डालने के तुरंत बाद ही ज़्यादातर पानी की मात्रा भी इनको दी जानी चाहिए। ज़्यादा पानी का छिड़काव भी किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इनके मूलरोम नष्ट हो जाते हैं और पौधा मुरझा जाता है, उसमें वृद्धि नहीं हो पाती। ये सभी महत्वपूर्ण बातें हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं। वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। गैसों का यही मिश्रण वायुमंडल में पाया जाता है। पृथ्वी के आसपास बिखरे गैसों के इस समूह को ही वायुमंडल कहा जाता है, जिनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सहित कई गैसें पाई जाती हैं। तो आसान सी भाषा में कहें कि गैसों के समूह से ही वायु बनती है और इसी वायु से वायुमंडल का निर्माण होता है। और वायुमंडल में कौन सी गैसें किस मात्रा में पाई जाती हैं तो वह भी अगले प्रश्न में हम देख लेंगे। चलिए देख लेते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वायुमंडल के अलावा ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन सी गैस या तत्व पाया जाता है? तो यह सभी जानकारी हम इस प्रश्न में कवर करेंगे। तो याद रखिएगा, वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है और सर्वाधिक पाई जाने वाली इस नाइट्रोजन की जो मात्रा है वह 78% है, यानी 78% है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है, आर्गन की मात्रा 0.9% है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। इनका क्रम भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो सर्वाधिक से न्यूनतम आप इसका क्रम याद रखिएगा। सबसे पहले नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा अन्य गैसें आती हैं। और याद रखिएगा, ब्रह्मांड में जो सर्वाधिक गैस पाई जाती है वह हाइड्रोजन है। आपने सुना होगा कि सूर्य एक हाइड्रोजन गैस का गोला है। ब्रह्मांड में यह हाइड्रोजन सर्वाधिक पाई जाती है। इसके अलावा एक बात मैंने आपसे और भी कही थी कि पृथ्वी पर सर्वाधिक या गैस अथवा तत्व कौन सा पाया जाता है? तो याद रखिएगा, पृथ्वी पर ऑक्सीजन सर्वाधिक है। के बावजूद आपने देखा होगा कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कितनी कमी हो गई थी। अपने आसपास के क्षेत्रों में पेड़ों का कटान देख रहे हैं, पेड़ कम हो रहे हैं, जिस वजह से हमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती। पेड़ों का रखरखाव और संरक्षण बहुत ही ज़रूरी है, इनसे हमें जीवन मिलता है। और मुझे कमेंट में आप बताइएगा कि ऐसे कौन से पेड़ और कौन से पौधे हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण से पर्यावरण को होने वाला नुकसान कहलाता है। तो याद रखिएगा, इस नुकसान का नाम है पर्यावरण अपकर्ष। प्राकृतिक आवास का विनाश। अब प्राकृतिक आवास कई हो सकते हैं। से पक्षियों के लिए देखा जाए तो पेड़ हो सकते हैं, जंगली जानवरों के लिए वन हो सकते हैं, इंसानों के लिए पहाड़ियाँ हो सकती हैं। सभी का क्षरण हो रहा है, जैव विविधता की हानि हो रही और प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण। यह सभी उदाहरण जो है पर्यावरण अपकर्ष के उदाहरण हैं। धारणीय विकास का सिद्धांत पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है। वही धारणीय विकास का सिद्धांत है जिसे हमने पीछे बताया भी था। इसे सतत विकास के नाम से भी जाना जाता है। और फिर से याद कर लीजिए, क्या है धारणीय विकास का सिद्धांत? हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को भी प्राकृतिक संसाधन उसी रूप में उपलब्ध करा सकें जिस रूप में आज हम उनका उपयोग कर रहे हैं, जिसके लिए हम उनका उपयोग केवल आवश्यकता के अनुसार ही करें। यही धारणीय विकास का सिद्धांत है। पर्यावरण सुरक्षा के लिए 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। धारणीय विकास के सिद्धांत को सर्वप्रथम कब प्रस्तावित किया गया था? तो याद रखिएगा, धारणीय विकास अथवा सतत विकास के सिद्धांत का जो सबसे पहले प्रस्तावन है वह 2012 में Rio+20 सम्मेलन में किया गया था। 2012 में आयोजित Rio+20 सम्मेलन में धारणीय विकास अर्थात सतत विकास के 17 लक्ष्य तय किए गए थे। ये 17 लक्ष्य आप सभी को मालूम होने चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। इन सभी लक्ष्यों को 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया।
तो जो विकास का सिद्धांत है, यानी विकास के लिए 17 लक्ष्य तय किए गए, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, जितनी भी हमारी बुनियादी ज़रूरतें हैं जिनको आज के ग्रामीण परिवेश में बहुत ही आवश्यकता की ज़रूरत है, सभी बुनियादी ज़रूरतों को लेकर यह 17 लक्ष्य तय किए गए हैं, जिन्हें सतत विकास के 17 लक्ष्य कहा जाता है। और इन्हीं 17 लक्ष्यों पर जितनी भी योजनाएं बनती हैं, इन्हीं पर आधारित होती हैं। विकास की जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, इन्हीं को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। सतत विकास सिद्धांत को गति देने के लिए सतत विकास लक्ष्य सूचकांक का निर्माण भी किया गया है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण सूचकांक है। हर वर्ष इसमें कई देशों को रैंक मिलती है, जिसमें हमारा भारत भी शामिल है। और सतत विकास के लक्ष्य की जो रैंक है, भारत को 2020 में कौन सी रैंक मिली है, तो यह मुझे आप कमेंट में बताइए। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।